नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। हरियाणा में बीजेपी के सामने सरकार बनाने का संकट खड़ा हो गया है। पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला है, लेकिन सीएम पद को लेकर मची खींचतान ने उसे बैकफुट पर धकेल दिया है। राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर भी सीएम पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के पास हरियाणा में बहुमत से सिर्फ 2 सीट ही ज्यादा है। 40 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और बीजेपी के पास 48 सीटें हैं। ऐसे में 4 विधायक पलटी मारते हैं तो बीजेपी के हाथ से बहुमत निकल जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह के पास 9 विधायक हैं, तो अनिल विज के समर्थक भी 5 से 7 विधायकों के समर्थक का दावा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टिकट मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों को मिले थे। ऐसे में उनके खेमे में विधायकों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, लेकिन खट्टर ने खुलकर सीएम पद के लिए दावा नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान को इस बात की चिंता दिख रही है कि अगर कांग्रेस ने बीजेपी के किसी नाराज दिग्गज को अपने पाले में किया तो उसके साथ खेला हो जाएगा। और इसी के चलते हाईकमान ने गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजा है। शाह के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। दरअसल बीजेपी के लिए अपने विधायकों को संभालने की भी चुनौती खड़ी हो गई है और इसी के चलते अमित शाह को हरियाणा भेजा जा रहा है। दरअसल बीजेपी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान को लेकर सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि काउंटिंग के बाद अभी खेल बचा हुआ है। ऐसे में शाह को हरियाणा भेजने के पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी विधायकों के बीच जबरदस्त नाराजगी है और ये नाराजगी उस पर ही भारी ना पड़ जाए, इसीलिए शाह को भेजा जा रहा है। इससे पहले अनिल विज को दिल्ली बुलाया गया था, जहां जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। साफ है, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के लिए हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन बैठक आगे टलेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ शपथ ग्रहण भी टल सकता है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन इस बीच एक मामले से सियासत गरमाई हुई है। दरअसल उपराज्यपाल के 5 विधायकों को मनोनीत करने को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस नेता रविंदर सिंह कुमार शर्मा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे संविधान के बुनियादी ढांचे से जुड़ा मुद्दा बताया। सिंघवी ने कहा कि इस हिसाब से बीजेपी के पास 47 विधायक हो जाएंगे, जबकि हमारे पास 48 के 48 ही रहेंगे। और ऐसे में बीजेपी के लिए एक और विधायक को जोड़ना कौन सी बड़ी बात होगी, और अगर ऐसा हुआ तो निर्वाचित जनादेश रद्द किया जा सकता है। सिंघवी ने इसे चुनावी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया। सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन हम आपको अपनी बात हाईकोर्ट के सामने ले जाने की छूट देते हैं। अब जहां एक तरफ चुनाव में बहुमत हासिल करने वाला इंडिया गठबंधन सरकार गठन की तैयारियां पूरी कर चुका है, उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसके बाद ये भी तय हो गया है कि वो ही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब शपथ ग्रहण को लेकर भी तेजी आ गई है। जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर बहस जारी है और अब माना जा रहा है कि विपक्ष हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसे में देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या कहता है। इस वक्त सभी की निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए और सत्तारूढ़ महायुति दोनों ही गठबंधन तैयारियों में जुटे हैं और अब एमवीए में शामिल कांग्रेस ने दिल्ली में राज्यों के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति, सीट बंटवारा, घोषणा पत्र आदि को लेकर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ 3 घंटे तक चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत और भी कई नेता शामिल रहे। बैठक में कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में मिली हार को ध्यान में रखते हुए अपने नेताओं को निर्देश देते हुए खामियों पर काम करने के निर्देश दिए। वहीं नाना पटोले ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की गई है। महाराष्ट्र में हम लोग कोई भी हालत में कितनी भी गंदी नीति जो बीजेपी बार बार राजनीति में करती है, उस रणनीति को हम तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर नाना पटोले ने कहा कि सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा नहीं है। महाविकास आघाड़ी 288 सीटों पर लड़ेगा। यानी साफ है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। विजयदशमी के मौके पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की जान जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आरोपियों की पहचान की गई है। इनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बेटा ज़ीशान सिद्दीकी भी आरोपियों की निशानी पर था, लेकिन एक फोन कॉल की वजह से उनकी जान बच गई। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें दोनों की जान लेने के आदेश मिले थे। कहा गया था कि जो मिले उसे निशाना बनाना है। कुछ दिन पहले ज़ीशान को धमकी दी गई थी। अब इस मामले में सियासत अपने चरम पर है। लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एनसीपी के प्रवक्ता एमएलसी अमोल मितकारी ने कहा कि ये घटना हमारी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एक पूर्व मंत्री की जान ले ली गई है, जो गृह विभाग की नाकामी को दिखाता है। अगर मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो ये घटना नहीं घटती। उन्होंने साफ तौर पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सीएम शिंदे ने बदलापुर शोषण मामले के आरोपी अक्षय शिंदे को गोली मारकर खुद को सिंघम घोषित कर दिया। अब यहाँ सिंघमगिरी दिखाएं। तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द। सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक का सभी विपक्षी सांसदों ने एक साथ बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने वालों में कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, प्रमुख के ए राजा, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल रहे। इन सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी का पैनल नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। सांसदों ने आगे कहा कि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपादी का प्रेजेंटेशन वक्फ विधेयक के बारे में ही नहीं है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने अपने अगले कदम पर चर्चा के लिए एक अलग बैठक बुलाई। बैठक में सांसदों ने वक्फ विधेयक पर जेपीसी के बारे में अपने सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से संपर्क करने का फैसला किया है। बताते चलें कि इस बीच केरल कैबिनेट ने भी वक्फ संशोधन बिल पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है, जिसे विधानसभा से कभी भी पास किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक शख्स की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने दुकानों को निशाना बनाया, गाड़ियों के शोरूम को फूंक दिया। इसको लेकर बहराइच में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 6 जिले की फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोके। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न ले और शांति बनाए रखें। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने कहा, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अखिलेश ने बहराइच की घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही न्याय की भी मांग की है। मणिपुर मामले को लगभग 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, जिसे लेकर अब 15 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ कुकी, मैतई और नगा विधायकों की बैठक तय हुई है। मैतई समुदाय के 3 विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कुकी और नगा समुदाय के कितने विधायक होंगे, इसकी संख्या सामने नहीं आई है। ये बैठक मणिपुर में आपस में लड़ रहे समुदायों के बीच हो रही हिंसा से निपटने के लिए रखी गई है। ये पहला मौका होगा जब नगा और मैतई समुदाय के विधायक एक छत के नीचे मिलेंगे। वैसे सरकार की इस कोशिश पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जो विधायक दिल्ली बुलाए गए हैं वो सभी सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन सरकार अगर ईमानदार कोशिश पहले करती तो शायद अभी तक मणिपुर में शांति बहाल हो जाती। बता दें कि मणिपुर का मामला 3 मई 2023 से शुरू हुआ था, जिसके बाद अब तक वहां करीब 200 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय 1.5 साल से इस मामले पर क्या कर रहा था और गृह मंत्रालय को क्यों अब जाकर इस मामले पर बैठक करने की याद आई है। खैर, वजह जो भी हो, अब देखना होगा कि कल होने वाली इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है।